अपने स्टेट पीसीएस की बात करें, कोई भी स्टेट का उठा के देख लो तो उससे भी आपके एक या दो, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करो, पहले एक फ्लो चार्ट बनाओ कि जिससे आपको अंदाजा हो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें लिखना, एक हेडिंग डालना बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक बीच में हेडिंग डाल दो, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसको कई टीचर्स जो हैं वो पॉलिटी के अंडर में पढ़ाते हैं, कई टीचर्स इसको मॉडर्न इंडिया जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री मतलब, उसके अंडर में पढ़ाते हैं। ठीक है। अब इसके से दो फ्लो चार्ट हमने बनाने हैं जिनको हम एक एक करके धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखना, नंबर वन जहाँ पे कह लो, ए कह लो इसको, इसमें लिखना द एक्ट्स विच आर मेड, यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो या शॉर्ट करके लिख दो, एक्ट्स विच विच वर विच वर क्रिएटेड, ऐसे लिख दीजिएगा, विच वर क्रिएटेड विच वर क्रिएटेड विच वर क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर द ब्रिटिश acts which were created under the East India British East India, ठीक है, कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सारी अभी कहानी शुरू करेंगे एक करके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां लिख दो एक्ट्स, एक्ट्स विच वर क्रिएटेड, एक्ट्स विच वर क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बताता हूं क्या है, लिख दो एक्ट्स विच वर क्रिएटेड, एक्ट्स विच वर क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और ये जो बने एक्ट्स आपके, ये सब बने अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो देखो दोनों में क्या फर्क है, ये जो बार बार अभी आप वर्ड सुन रहे हो या सेंटेंस सुन रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी थी। अगर आप लोग को ध्यान हो, मैंने शुरू में बताया था जब इसकी कहानी शुरू की थी कि एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको इस मकसद से ब्रिटेन में बनाया गया था कि वो इधर साउथ एशिया में आए, चाहे सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ नीचे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या साउथ ईस्ट के जितने आपके नेशन हो गए, जैसे कि लाओस हो गया है ना, म्यांमार हो गया, यहाँ पर आए और बिजनेस करे। इस कंपनी का बनाने का ये मकसद था। ठीक है। तो यानी कि इस पार्ट में जो भी आपके एक्ट्स बने वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बने। ठीक है। एक पहले ये समझो, धीरे धीरे इसको समझते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि एक, आप इसको ऐसे समझो कि टाटा कंपनी जो है या रिलायंस कंपनी जो है वो श्रीलंका गई, वहां पे बिजनेस करने के लिए गई थी, और वहां पे सर्टेन एरिया पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, अपने छोटे छोटे शहर बसाए, और वहां पे जो लोग रहने आते थे उस टाटा कंपनी रिलायंस कंपनी में श्रीलंका में, वो टाटा कंपनी के जो लॉज थे उनको मानना पड़ता था उस सर्टेन एरिया में। बिल्कुल यहाँ पे हम समझेंगे इसको, एक कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है भारत आके जहां जहां उन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, फिर सर्टेन एरिया पे अपने फोर्ट्स बनाए, फिर उन्होंने एरिया को अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, और वहां पर जो लोग भी रहते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉ बने हुए थे उसको फॉलो करना पड़ता था। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जो ये वाले एक्ट्स होंगे यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन में बनेंगे, ब्रिटिश क्राउन का मतलब हो गया कि इसमें जो भी एक्ट होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉट बाई एनी कंपनी। तो देखो दोनों में कितना फर्क है, यहां भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक्ट, लेकिन दोनों में एक फर्क है, बस आपने सीधे समझना है कि ये एक्ट जो बन रहे हैं ए वाले पार्ट में वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में बन रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के अंडर में। और जो ये वाले एक्ट बनेंगे, जो भी मैं लिखा रहा हूं उसको, ये सारे के सारे आपके बनेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में। ठीक है। अब इनकी एक एक्ट की लिस्ट लिख लो। सबसे पहले इधर लिखते हैं हम लोग, द एक्ट्स विच वर क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। सबसे पहला लिखिएगा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसका ईयर लिखो 1773। उसके बाद दूसरा आपका लिखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। एक अगर मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं तो उसमें ये एक तरफ एक्ट दे देंगे और एक तरफ ईयर दे देंगे, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, या कह लो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट ये आपका बना 1784 में। ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, चार फोर आपके क्या है, चार्टर एक्ट्स आए आपके। ठीक है।
तो इनको हम लोग चार्टर एक्ट बोलते हैं। और वो भी ये 4 चार्टर एक्ट जो आए थे वो 20-20 ईयर्स के गैप में आए थे, तो उसको याद करना बड़ा आसान हो जाता है। आपको सिर्फ फर्स्ट चार्टर एक्ट याद करना है। तो पहला वाला आया था 1793 में, तो दूसरा वाला ठीक 20 साल के बाद आएगा, यानी कि आपका 1813 में। उसके बाद ठीक 20 साल के डिफरेंस के बाद आपका दूसरा चार्टर एक्ट आएगा, दैट इज 1833। अगर आप लोग पूरा लिख रहे हो तो अच्छी बात है। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, और उसके बाद लास्ट ठीक 20 साल के बाद आपका आएगा वो है आपका 1853। ठीक है, यानी कि वो एक्ट्स जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेन्योर में बने, ये सारे एक्ट हमको पढ़ने होते हैं। यानी कि लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये 6 एक्ट्स हमको पढ़ने हैं। अब ये एक्ट्स जो हैं, इनमें जो भी प्रोविजंस हैं, ये आपके प्रीलिम्स यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, उसमें काम आ जाता है। और यही चीज आपके मेंस में भी लिखने को आपको आ जाती है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट और राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, लेकिन मेंस में मुश्किल से 10 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब जो ये वाले एक्ट हैं, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में बने या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में बने, इनका एक अलग ही अपना वैल्यू है। तो इसमें लिखो कौन कौन से एक्ट हैं। सबसे पहले लिखिएगा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया था जब हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे थे। तो इसमें लिखो ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसी एक्ट से जो हमारा इंडिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर से ट्रांसफर होके हम लोग किसके अंडर में आ गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गए। तो यहां से देखो एक ही क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन यही बन जाता है एमसीक्यू में कि बताओ इन चारों में से वो कौन सा एक्ट था जिससे पूरा आपका इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से हटके, उनकी कैनोपी से हटके हम सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गए। तो टिक करके आना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। टेक्निकली बोला जाए तो 1858 के बाद हम सब इंडियंस उस समय के क्या बन गए थे, ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे। क्योंकि जब आपकी कंट्री पे कोई किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट रूल करे, पार्लियामेंट आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, तो एज यूजुअल है कि आप उसके क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे। जैसे भाई हम इंडिया, अपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिटीजन है, क्यों, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट अपनी खुद की है। ठीक है, तो ये आपका पहला एक्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद लिखिए इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। और ये मैं एक सेशन ही कराऊंगा क्योंकि एक एक सेशन में करेंगे इसको, तो थोड़ा सा समझ में आपको आएगा। एक साथ मैं सब कराऊंगा तो समझ नहीं पाओगे इसको। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये लिखो 1861। पहले तो ये कोशिश करना याद करने की, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाता है कि एक तरफ एक्ट और एक तरफ उसके ईयर, तो ये वाले याद करना तो आसान है। एक ये याद कर लिया रेगुलेटिंग एक्ट 73 का, फिर 84 का, और ये वाले तो हर 4-4 साल के डिफरेंस में, ये वाले थोड़े मुश्किल हो जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक, उसके बाद थर्ड आपका लिखिए फिर से, आपका इंडियन, फिर से लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, उसके बाद फिर लिखिए आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, 1909। उसके बाद फिफ्थ आपका लिखिएगा 1909 हो गया, हाँ। फिफ्थ लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पूरा ऐसे लिखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, उसके बाद फिर से लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बस, तो ये 6 एक्ट जो हैं वो आपके किसके हो गए, आफ्टर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद आपका मेन तौर पे गवर्नमेंट ऑफ ये आया, एक्ट पास किया गया और हम सब लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गए। ठीक है, तो ये 6 एक्ट आपके हो गए और इधर आपके हो गए। ये आपको याद करना है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे
बन जाते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि इंडियन पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा हुआ भी है कई बार कि 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जितना मैं देख रहा था 2000 उसके पहले 9 में एक भी क्वेश्चन आपके इस एक्ट से नहीं आया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्ट करके मत जाओ कि ये सेशन से ही आया, इसलिए हम इतना सारा जीएस पढ़ के जाते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि कोई श्योर तो होता नहीं किस चैप्टर से देंगे वो। चलिए, अब इसकी कहानी शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले शुरुआत जो करेंगे वो इधर से करेंगे, यानी कि अपना ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट बना के लिखेंगे आप लोग अगले पैराग्राफ से, एक मिनट। इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, ऑन 31st December, on 31st December 1600, 31st December 1600, with the permission of Queen Elizabeth I, with the permission of Queen Elizabeth, ठीक है, Elizabeth BETA, sorry, Elizabeth first, with the permission of Queen Elizabeth first, Elizabeth first, East India Company was established. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश। ठीक है, तो ये एक डेट आपको याद रखनी है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब। इसको अगर साथ साथ में इमेजिन करना चाहो तो आज के अकॉर्डिंग कर लो कि मान लो आज की मोदी सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को क्या दे दी, परमिशन दे दी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू, लो जाओ भाई जाके बिजनेस करो। ठीक, तो वैसे वहां भी हुआ 31 दिसंबर को कि भाई क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल ऑर्डर पास किया कि चलो भाई एक कंपनी बनाने की मैं परमिशन देती हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट बना के लिखना, दिस कंपनी, या लिख लो पूरा लिखना है तो EIS करके लिख दो शॉर्ट में, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट 15 years ऑफ लाइसेंस, या परमिशन लिख दो या लाइसेंस लिख दो, 15 years ऑफ लाइसेंस, 15 years ऑफ लाइसेंस टू डू ट्रेड इन ईस्ट एशिया, या इन ईस्ट इंडिया लिख दो, टू डू ट्रेड इन ईस्ट इंडिया, या ईस्ट एशिया भी आप बोल सकते हो, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, पर ईस्ट इंडिया लिख दो, इन ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसको आपको जो है 15 साल की परमिशन मिली। ठीक है, यानी कि पहले ही तय हो गया था कि भाई 1600 से लेकर 15 साल तक आपको साउथ एशिया में आना है, इस कंपनी को कहा गया, और यहाँ आके क्या करना है, आपको बिजनेस करना है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट लिखिए, द टोटल पार्टनर्स इन दिस कंपनी। भाई हमको पता है बिजनेस में जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो द टोटल पार्टनर्स, इन दिस कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दिस कंपनी वर 217। ठीक है, 217। तो यूपीएससी में तो रेयर होता है पूछे, पर स्टेट पीसी से पूछ लेते हैं कि भाई टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने पार्टनर्स थे। टोटल पार्टनर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी वर 217, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट भी जब कोई कंपनी बनती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 30,133 पाउंड्स। ठीक है, वहां पाउंड्स चलते हैं, पौंड चलते हैं आपके, सॉरी पौंड्स, 30,133 पौंड। ठीक है, 30,133 पौंड, जो कि इन्हीं 217 लोगों ने उसमें पैसे लगाए थे। ये कहा जाता है, ये एनसीईआरटी किताबों में तो नहीं लिखा हुआ, अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों में जाए तो ये कहा जाता है कि ये जो 217 पार्टनर्स थे, इसमें खुद जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की जो फैमिली थी, यानी कि जो रॉयल फैमिली थी, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको पता था कि जो इंडिया है वो, क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी, इंडिया की स्टोरी, वो सुनते आ रहे थे कई कई 100 सालों से, यानी कि दे हर्ड अबाउट 1100 to 1200 AD से सुनते आ रहे थे, क्योंकि कई ट्रैवलर्स जो हैं वो लैंड रूट से होते हुए, इमेजिन करो, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर वहां से होते हुए ईरान है ना, ईरान से फिर होते हुए कहाँ, यूरोप में एंटर करना। तो इंडिया की कहानियां वहां हजारों साल से, मतलब हजारों 100 सालों से पहुंच रही थी कि भाई एशिया में एक ऐसी कंट्री है जो कि सच था। भाई आपने सुना होगा प्रोवर्ब एक, कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो एक प्रोवर्ब, यानी कि एक
कथा कहावत क्यों कहते थे कि हम लोग जो है बड़े उस समय रिच हुआ करते थे यहाँ, जो पर क्या मतलब आज की भाषा में बोलूँ पर कैपिटा इनकम, लोग सोने चांदी के गहने पहना करते थे, बिल्कुल सस्ता। तो उससे बड़ा इंस्पायर होकर उन्होंने ये कंपनी आपकी बना दी कि जाओ भारत में जाके ट्रेड करो। अभी मैं शुरू में बोल रहा हूँ ट्रेड, कभी इनका कहते कि इन्होंने कभी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया था कि ये ट्रेड करने के मूड से नहीं आ रहे, ट्रेड तो करेंगे करेंगे, बाद में जाके ऑक्यूपाइड भी कर लेंगे। और यही इस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहा है, एक ब्लैक कह सकते हो कि शेड ब्लैक एक पार्ट रहा है। जहां जहां इस कंपनी ने पूरी दुनिया में जहां जहां पे अपनी क्या लगाई, फैक्ट्रीज लगाई, ट्रेड किया, कुछ सालों बाद जाके उसी कंट्री पे कब्जा कर लिया। ये इनका एक हिस्ट्री रही है, हमारे यहाँ भी उन्होंने ऐसा ही किया। खैर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, टोटल पार्टनर्स कितने थे और टोटल इन्वेस्टमेंट जो था इनका कितना था। ठीक है, अच्छा अब अगला लिखिए, नेक्स्ट आपका पॉइंट बना के आ, इसमें ऐसा लिखो, देयर वर टू बॉडीज, देयर वर टू टू बॉडीज लिख लो या लिख लो इंस्टीट्यूशंस या आपका बॉडीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी, इन ईस्ट इंडिया कंपनी टू रेगुलेट। देयर वर टू बॉडीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी, इन ईस्ट इंडिया कंपनी टू रेगुलेट, टू रेगुलेट। ठीक है, मतलब कैसे हो गया, आज के अकॉर्डिंग समझे कि भाई आपने टाटा कंपनी को भेज रखा है श्रीलंका, अपना रिलायंस कंपनी को भेज रखा है क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें 217 में काफ़ी आपके गवर्नमेंट के मतलब क्वीन एलिजाबेथ या जो भी वहाँ की रॉयल फैमिली है उनका भी क्या था, पार्टनरशिप थी। तो उनको 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 ऐसा लगा कि भाई इस कंपनी को हम खुला नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ कंट्रोल चाहिए। तो देयर वर टू बॉडीज इन ईस्ट इंडिया कंपनी। वो दो बॉडीज कौन थी, लिख लो। सबसे पहला लिखना आपका, ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना। सबसे पहला लिखो आपका कोर्ट, बता दूं कैसे करके, पहले लिख लो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, PRO PRIETORS, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है, इसके नीचे एरो बनाओ और फिर लिखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये बना दो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसी का नाम, यहीं से ये लोग बहुत कंफ्यूजन शुरू कर देते हैं किताबों में, और इसी का एक और नाम हमें क्या मिलता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, गवर्नर काउंसिल। इसी को कई बुक्स में कहा गया है गवर्नर, गवर्नर काउंसिल। ठीक है, गवर्नर काउंसिल, गवर्नर काउंसिल। ठीक, तो ये जो गवर्नर काउंसिल थी, इसका कई बार ना स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। अब पहले एक फ्लोचार्ट तैयार करो, फिर समझाता हूं क्या है। इस गवर्नर काउंसिल में या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था, एक आपका गवर्नर था, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाओ। एक आपका गवर्नर था, उसके नीचे जो था वो एक आपका डिप्टी गवर्नर था, डिप्टी गवर्नर था। और उसके भी नीचे जो थे आपके क्या थे, 24 आपके मेंबर्स थे। बस, अब इसको पहले लिख लो। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, आपका मैनेज करने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए या उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए क्या प्रोविजन किया गया था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बनाया गया था एक बॉडी, और आपकी एक बॉडी क्या बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें एक गवर्नर हुआ करता था, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था, और 24 आपके क्या होते थे, मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये जो आपके गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर और 24 मेंबर, इनका जो अपॉइंटमेंट था वो ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के लोग किया करते थे। ठीक है, ये लोग कह सकते हो कि वो लोग थे उन 244 पार्टनर्स में से जो जिनका कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस कंपनी में क्या रहा होगा, इन्वेस्टमेंट रहा होगा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो कि एफिशिएंट लोग होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे ढंग से काम करे, बिजनेस करे, प्रॉफिट करे, तभी तो बनाई हो कंपनी। तो वो अपने हिसाब से अपने गवर्नर बनाया करते थे, डिप्टी गवर्नर बनाया करते थे, और 24 जो हैं वो मेंबर जो हैं वो आपके बनाया करते थे। ठीक है, ये एक बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। सीधा बस इतना, अभी इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में। तो
अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर आपको बताऊं तो क्या था हमारा ईयर? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। और ये कंपनी बनी कब थी आपकी? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है। और यही जो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जिस समय ये कंपनी बनी उस समय इंडिया में क्या था? मुगल एम्पायर था। ठीक है। और 1607 में इन्होंने पहली बार अप्रोच की मुगल एम्परर के कोर्ट में अपनी फैक्ट्री खोलने की। उसका भी मैं इतिहास बताऊंगा जब लोग पढ़ेंगे, बट अभी मोटा मोटा हल्का हल्का समझो कि 1607 में ये कंपनी आई, यहाँ पे मुगल एम्परर थे, उनके दरबार में गए ये। और 1607 में इनको परमिशन नहीं मिली कि भाई आप अपनी फैक्ट्री यहाँ खोल सको कुछ भी, क्योंकि इनके ही पहले यहाँ कौन आ चुके थे? पोर्तुगीज आ चुके थे और आपके डच आ चुके थे। तो इन दोनों ने जो है मुगल एम्परर को प्रोवोक कर दिया कि सर इनको परमिशन मत देना, इनकी बड़ी खराब हिस्ट्री है कि जिस कंट्री में जाते हैं वहां पे पहले ट्रेडर होते हैं और फिर बाद में कब्जा कर लेते हैं। लेकिन 1613 में इस कंपनी को फाइनली परमिशन मिल गई बाय द मुगल एम्परर, और इन्होंने अपनी बंगाल में, गुजरात में और नीचे आपके मद्रास में अपनी फैक्ट्रीज खोलना ओपन कर दिया। ठीक है। तो आप देखिए कि 1613 से ये कंपनी अपना क्या करती गई? एक्सपेंशन करती गई, मोटा मोटा ये मान के चलो। ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। अब यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट में कूदने से पहले आपको ये समझना है कि ये जो इसका 1613 से अपनी फैक्ट्री वो खोली, परमिशन मिली फैक्ट्री खोलने की। जो इसका सफर चला, मतलब इस कंपनी ने फिर प्योरली बिजनेस करते रहे लोग। ठीक है। और अब हम आते हैं एक और उसमें कि इनको परमिशन किसने दी? मुगल एम्परर। तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने मिडिल इंडिया किया नहीं है, कि जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था वो था आपका औरंगजेब, और उसकी डेथ जो हुई वो 1707 में आपकी। ठीक है। यानी कि जब इनको 1613 में ब्रिटिशर्स को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली, तब से लेकर 1707 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है चुपचाप बिल्कुल प्योरली जो है वो एज अ ट्रेडर के तौर पे काम करती रही, बिजनेस करती रही, खूब प्रॉफिट खुद भी कमाया। और जो भी इनके इस दौरान थे, जैसे जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, है ना, आपका ये अकबर हो गया, औरंगजेब हो गए, इनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी देते रहे, और इनको बड़ा अच्छा वो भी दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे, जैसे कि बग्घी लेके आना, जो भी नए नए इन्वेंशंस वहाँ हुआ करते थे वो मुगल एम्परर को देना, तो बड़े उनसे खुश होते थे वो। और उनको और बोलते थे खोलो खोलो, तुम जितनी फैक्ट्री खोल सकते हो खोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। और तुम तो हमें प्रॉफिट भी दे रहे हो। लेकिन जैसे ही 1707 में किसकी डेथ हुई? आपकी औरंगजेब की डेथ हुई, मुगल एम्परर डिक्लाइन होता गया। यानी कि आप ये मान के चलो कि 1707 में जब औरंगजेब था, तो आज के अकॉर्डिंग इमेजिन करो, लगभग अफगानिस्तान का काफी, मतलब 30% पार्ट, आज का पूरा पाकिस्तान, आज का हमारा पूरा भारत, बांग्लादेश, सब किसके अंडर में था? औरंगजेब के अंडर में था। और इसी अंडरशिप में, इसी पूरे एरिया में ये जो ब्रिटिशर्स थे अपनी फैक्ट्रीज को खोल रहे थे और अपना चुपचाप बिजनेस कर रहे थे। लेकिन साथ में ये देखते भी जा रहे थे कि कहाँ कहाँ लूप होल है, कैसे कहाँ कहाँ हम किसको डाउनफॉल कर सकते हैं। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, नया जो और जो मुगल किंग आया औरंगजेब के बाद वो बहुत कमजोर था, उसके बाद सारे मुगल एम्परर बहुत कमजोर थे। और ये जो आप 1857 आप पढ़ते हो, रिवॉल्ट ऑफ 1857, यहां तक आते आते आप ये मान के चलो कि मुगल एम्परर का जो वो था, कंट्रोल था, वो पूरे इंडिया से कम होता गया। और उसी दौरान ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पे जो कंट्रोल था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था, वो बढ़ता गया। जहां जहां मुगल एम्परर लूज करते जा रहे थे, वहां वहां ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टेक ओवर करती जा रही थी। और इसी तरीके से ये कह सकते हो कि इतने सालों में, मतलब 1707 से मान के चलो 1807, 100 साल तो ये हो गया आपका। और उसके बाद 1807 से मान के चलो मोटा मोटा 150 साल, यानी कि इन 150 सालों के अंडर में, 150 ईयर्स के इस कह सकते हो ट्रांजिशन पीरियड में, मुगल एम्परर खत्म होते गए, उनकी जगह मराठाओं ने कोशिश की थी पर वो इतना पावरफुल हो नहीं पाए। सिखिज्म, यानी कि सिख जो किंग थे, सिख नहीं सॉरी, जो पंजाब के आपके किंग थे, उन्होंने भी कोशिश की थी, वो भी नहीं हो पाए। टेक ओवर किसने कर लिया? ब्रिटिशर्स ने कर लिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया। ठीक है। तो इन 150 सालों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर किया, तो
हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद में बहुत सारे करप्शन आते गए, ठीक है। तो उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या पास किया कंपनी ने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। यानी कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये कंपनी के लिए था कि भाई उनके पास धीरे धीरे मुगल एम्पर के जो छोड़े हुए जगह थी, जो छोड़े हुए आपके सिटीज थी, स्टेट थे, वो उनके पास आते जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और वहां पे करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पास किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, ठीक है। तो अब तक आप लोगों को क्या एक चीज समझ में आई होगी कि मुगल एम्परर के दौरान ये कंपनी बनाई गई। मुगल एम्परर जब यहाँ पे थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, उनके दौरान ये कंपनी अपने आप को एक्सटेंड करती गई, लेकिन एज अ प्योर बिजनेसमैन के तौर पे। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद मुगल एम्परर सारे कह सकते हो कि कमजोर थे, बहुत वीक थे। वो अपना इलाका क्या करते गए? कम करते गए। उनका इलाका मतलब कम, मतलब जो भी लोकल लोग थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते गए, और दूसरी तरफ उस छोड़े हुए इलाके पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी एक कहानी थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो कंपनी में क्या आया, करप्शन आया, वो क्या क्या है, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालिएगा रेगुलेटिंग एक्ट, जो मैं आप पढ़ा रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773, ठीक है। इसके मेन मेन प्रोविजन करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आना चाहिए कि जब ये स्पेशली आपका 1707 के बाद जब मुगल डाउनफॉल हो रहा था, तो क्या ब्रिटिशर्स के सिवा कोई और नहीं था जो इस इंडिया पे कब्जा कर सके? असल में थे, जैसे कि पोर्तुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने दोनों को, मतलब तीनों को ही एक तरफा कर दिया। मुगलों को भी हराया, उनका भी वो किया, ऑक्यूपाइड किया, और पोर्तुगीज को कई वॉर में, डच को और फ्रेंच को भी आपका बाहर फेंक दिया, ठीक है। तभी तो ये यहाँ पे टिक पाए। अच्छा, तो अब आप डालिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। तभी मैं ये थोड़ा सा ना एक बार में नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर एक बार में बहुत ज्यादा हो जाता है कॉम्प्लेक्स। इसमें ये एक फर्स्ट ही सेशन करेंगे, इसमें समझना। अगर कोई डाउट होगा तो कल शाम वाली क्लास में पूछना आप लोग, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए। इसमें लिखिए, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर देना इस वर्ड को। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government, taken by the British government, taken by the British government, taken by the British government to control and regulate East India Company, taken by the British government, taken by the British government to क्या करने के लिए? To control and regulate East India Company, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी कंट्रोल करने की? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 1773 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया का बहुत बड़ा इलाका आ गया था, क्योंकि मुगल बिल्कुल खत्म हो गए थे और खूब करप्शन शुरू हो गया। और मैंने शुरू में बताया था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी में कई गवर्नमेंट ऑफिसर जो उस समय के ब्रिटेन के थे, और महारानी के फैमिली मेंबर या खुद क्वीन का भी पैसा लगा हुआ था। तो भाई कंट्रोल तो करना जरूरी था, इसलिए ये एक्ट लेके आए, ठीक है। तभी देखो, इसको वर्ड यूज ही किया गया, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया होगा, इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की? तो ये टिक करके ना, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट करके, दिस एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट, दिस एक्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड। देखो, हो सकता है कि पहली बार में ना समझ में आए। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल, अब समझाता हूं कैसे है, पहले लिख लो। द पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव political and administrative functions of the East India Company. The political and
एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इसका क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने, यानी कि वो गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें जिसका खूब इंडिया का पार्ट आ गया था, खूब करप्शन शुरू हो गया था, उसको क्या समझाया कि भैया देखो तुम्हारे क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं और क्या तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है। मैं कहने का मतलब ये है कि उनको ये बताया कि भैया तुम तो एक क्या हो, कंपनी हो, तुम वहां बिजनेस करने गए हो, बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, हमें दो प्रॉफिट कमाकर, ये जो वहां का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो हमको संभालने दो, तुमको कुछ नहीं करना, तुम खाली जो एरिया कब्जा करो, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्लासिफाई कर देते कि तुम्हारा क्या बिजनेस का काम है और क्या हमारा काम हो, ये वहां की गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, आप उसको ऐसे समझो, ठीक, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है अलग से कि वो किस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट को आइडेंटिफाई किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपने टिक करके आना है रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773। फिर थर्ड लिखिए, थर्ड आपका इसमें लिखिए बाय दिस एक्ट, बाय सॉरी थर्ड होगा, बाय दिस एक्ट, बाय दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हम लोगों ने पढ़ा था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव और ये सब पढ़े थे। तो गवर्नर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखो एक और हमको एमसीक्यू मिल गया, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पूछते हैं भाई कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल का गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, यानी कि एरिया तो नहीं बढ़ा पर उसकी पावर्स को और बढ़ा दिया गया। तो आपने यही टिक करके आना है, ठीक है। फिर लिखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट, बाय दिस एक्ट, बाय दिस एक्ट, बाय दिस एक्ट अ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल was created, executive council was created, which consist 4 members, यानी कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4, which consist 4 members, ठीक है, which consist 4 members, consist 4 members, यानी कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल साहब थे जो भी काम करेंगे उनको असिस्ट करने के लिए 4 लोग बना दिए गए, ठीक है। ये किस, ये अलग से क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी और उसमें जो 4 मेंबर थे वो किस एक्ट के थ्रू बनाया गया। तो क्या टिक करके आना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट करके इसी के एक्ट के बारे में, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, क्योंकि इनका बॉम्बे पे कब्जा हो चुका था ब्रिटिशर्स का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो लिखिए द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर गवर्नर ऑफ मद्रास गवर्नर ऑफ मद्रास comes under the governor general of Bengal, comes under the canopy, ऐसे लिख लो, comes under the canopy of, comes under the canopy of गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। यानी कि भाई ब्रिटिशर्स का बंगाल पे मेन से शुरुआत की थी, यहाँ आपका बॉम्बे हो गया, यहाँ आपका मद्रास हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इलाका बॉम्बे का इनके पास आ गया था, मद्रास में मान के चलो आज के अकॉर्डिंग पूरा तमिलनाडु, आंध्रा सब इनके पास आ गया था, ठीक है। सबको किसके अंडर में कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया। यानी कि अब जो यहाँ का था गवर्नर जनरल था किसका, बंगाल का, वो जो भी लॉ बनाएगा वो बंगाल में तो इंप्लीमेंट होगा ही होगा, साथ में बॉम्बे में भी इंप्लीमेंट होगा और साथ में मद्रास में भी इंप्लीमेंट होगा। ये आपको एक मान के चलना है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट लिखा दिया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास कम्स अंडर द कैनोपी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखो ना, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया को, यानी कि उस समय के ब्रिटिश इंडिया को अंडर द एक रूफ लाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक।
ये आपको ध्यान में रखना है। फिर लिखो बाय दिस एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, बाय दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट was established in Kolkata. Supreme Court was established in Kolkata in 1774. ठीक है, बाय दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट was established in Kolkata in 1774. ठीक, और उस समय का नीचे एक एरो बना के लिख दो, एक स्ट्रक्चर क्या था सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस, चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस। ठीक है, तो देखो ना धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है एक बिजनेस कंपनी से का स्ट्रक्चर जो है चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको टेक ओवर करना होगा। वो बहुत लंबी प्लानिंग लेके चलते हैं। चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस, चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेस, प्लस 3 जजेस। ठीक है, प्लस 3 जजेस। हो गया यहां तक? लिख लिया भूमिका विभूति? ठीक है, कोई भी हाँ। इसमें डाउट होगा ना तो मुझसे पूछ लेना कल। ठीक, चलो फिर आज के इतना रखते हैं हम लोग, क्योंकि मैं 1-2 सेशन नहीं लूंगा, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको। कल हम लोग मंडे को फिर शाम को जो है इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू, मतलब अपना वही इकोनॉमिक्स और वो कंटिन्यू। ठीक है।